हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हनीश बंसल, आई एम योर बिन स्टडी लेक्चरर। और बताइए सब कैसे हैं स्टूडेंट्स। आई होप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक किया था स्टाफिंग प्रोसेस एंड कुछ इंपॉर्टेंस पढ़े थे और कुछ मीनिंग पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम रिक्रूटमेंट कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, आस्पेक्ट। देखो, ये मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यह है आपका थोड़ा सा, देखो अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। तो स्टूडेंट्स देखो ध्यान से कि कंपोनेंट्स क्या है। इसको चाहे कंपोनेंट्स कह दो, चाहे एलिमेंट्स कह दो, चाहे आप एस्पेक्ट्स कह दो। तो ये कंपोनेंट्स कितने होते हैं? तीन तीन टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? रिक्रूटमेंट। दूसरा कौन सा होता है? सिलेक्शन। तीसरा क्या होता है? ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग से मिलके बनता है स्टाफिंग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग से मिलके बनता है स्टाफिंग। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम स्टूडेंट्स। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट मीन्स इंक्लूड इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग। कहते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है? इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन। रिक्रूटमेंट का मतलब ही क्या होता है? हम भर्ती करते हैं, ठीक है। हम कोई फॉर्म निकालते हैं जिसमें किसी जॉब के लिए हमें भर्ती करना होता है और वो उसे रिक्रूटमेंट कहते हैं। ये क्या इसका मतलब होता है कि वो क्या, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं वैकेंट जॉब। मतलब कोई जॉब खाली होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन उसकी एडवर्टाइजमेंट करती है कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये इस पोजीशन के लिए जॉब खाली है। तो बहुत सारे पर्सन इसके लिए क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। In general, recruitment means a search for candidates who can perform the vacant role and inducing them to apply and come forward for filling the vacant roles. The recruitment function is very important because the end result of recruitment function is receiving large number of application to make a selection form. अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉई हमारी मतलब वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई करे। क्यों? हम जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हमें चूज़ करने के ऑप्शन ज़्यादा होंगे। हम बेटर से बेटर एम्प्लॉय को चूज़ कर सकते हैं। अगर जितने कम कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उससे उतनी ऑप्शन कम होगी, जिससे हमें चूज़ करने का कम मौका मिलेगा। इसलिए ये रिक्रूटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा रिक्रूटमेंट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए आगे, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स क्या है रिक्रूटमेंट के? ये दो टाइप के होते हैं। एक तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो स्टूडेंट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही द वैकेंट जॉब पोजीशन आर filled by inducing the existing employee of the organization। देखो स्टूडेंट्स क्या है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में? क्या है कि अब आप पढ़ तो रिक्रूटमेंट रहे हैं, रिक्रूटमेंट में आपको पता लग गया कि इसमें क्या है, कैंडिडेट्स क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं वैकेंट जॉब के लिए। ये तो आपको पता लग गया। पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिट होगा? जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करने का मतलब मौका मिलता है और बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉई चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। तो अब रिक्रूटमेंट में दो टाइप की हो गई, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। अब इंटरनल सोर्स में क्या होगा? इंटरनल सोर्स में ये होगा, अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय मतलब जो पहले से ही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहे हैं, उन्हीं उन्हीं पर्सन में से किसी को जो वैकेंट जॉब है उसको भरना। तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही काम कर रहे हैं, वहाँ पे देखा जाता है किसी पर्सन के पास ओवर बर्डन कितना है, अंडर बर्डन कितना है। जो अंडर बर्डन वाले होते हैं, जो इसके अंदर टैलेंट होता है कि हाँ ये भी काम कर सकता है, उस पर्सन को वैकेंट जॉब की जगह लगाया जाता है ताकि जो वो क्या होता है वो उसका भी काम कर सके। ये उसको कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें कोई भी पर्सन आउटसाइडर नहीं होता। इसमें जो पुराने होते हैं पर्सन वही इसमें लगाए जाते हैं, उसे इंटरनल सोर्स बोलते हैं। इंटरनल सोर्स के हमें क्या क्या पॉपुलर एडवांटेजेस हो जाते हैं? एडवांटेज स्टूडेंट
इंटरनल सोर्स के। ये इट इज़ इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, इकोनॉमिकल। इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, ये क्या करते हैं, ये जो पुराने एम्प्लॉई हैं उसको हम मोटिवेट मिलता है। लेस अमाउंट इसमें स्पेंड होती है, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं उसमें वही पर्सन क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे, तो इसलिए इसमें ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से सीखे सिखाए हैं। द एम्प्लॉय ऑलरेडी रूल एंड रेगुलेशन, उसको ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन का पता होता है, इसलिए इसमें भी फ़ायदा हो जाता है। तो इंटरनल आपको पता लग गया होगा इंटरनल सोर्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पेज में देखिए और एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं, हमें इम्प्रूव होती है परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय की जो मतलब परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है इस चीज़ से, जब उसकी प्रमोशन होती है, ठीक है, एम्प्लॉय की प्रमोशन भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो किसी और पर्सन का वीकेंड जॉब का काम करे, उसी देख पता लगता है इसके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है, तो उसमें और ज़्यादा प्रमोशन होती है। तो स्टूडेंट इसमें देखो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है, जॉब रोटेट कर सकते हैं। थ्रू ट्रांसफ़र सरप्लस एम्प्लॉय कैन बी शिफ्ट टू अदर डिपार्टमेंट, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो एम्प्लॉय क्या है, अदर डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकता है। ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में होता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो पहले से ही काम कर रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो सकता है वही एम्प्लॉय। तो इसमें ये सारा इंटरनल में ही होता है, ठीक है। इंटरनल में और आपको कहा है कि कोई किसी चीज़ का भी अगर मेरिट्स भी होते हैं तो उसके डीमेरिट्स भी होंगे। तो डीमेरिट्स में क्या है, जो नो फ्रेश और न्यू आइडिया, कोई भी फ्रेश और न्यू आइडिया नहीं मिलता स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी फ्रेश न्यू आइडिया नहीं मिलता। तो देयर विल बी लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि हमारे पास जो भी पर्सन ऑलरेडी काम कर रहे हैं वही उन्हीं में से चुन सकते हैं। तो नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नई ऑर्गेनाइजेशन के तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि नई ऑर्गेनाइजेशन में तो पहले ही हमें नहीं पता होता कि कौन बंदा कैसे काम करता है, और उसमें से पहले ही हमें और ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, इसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय तो मतलब ही नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होती है तो जिससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम अगर उसी पे ही काम कराते रहेंगे तो वो उस प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होगी। एंड देखो और इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या आ जाता है, इसको एक्सप्लेन में देखेंगे, और इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स। देखो ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। ट्रांसफ़र मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। तो इस ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन में लगा देना, और लेवल सेम होता है अथॉरिटी का, तो उसे ट्रांसफ़र बोलते हैं। जनरली विद द ट्रांसफ़र देयर इज़ नो चेंज इन द कंपनसेशन लेवल एंड अथॉरिटी लेवल। क्या ट्रांसफ़र में ज़्यादातर ना कंपनसेशन लेवल चेंज होता है ना अथॉरिटी लेवल। देयर इज़ नो चेंज इवन इन द रैंक में भी कोई चेंज नहीं होता ट्रांसफ़र में। देयर इज़ नो चेंज इवन इन हिज रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेस्टीज, ओनली द प्लेस ऑफ वर्किंग इज़ चेंज, ओनली जस्ट प्लेस चेंज किया जाता है, वही पोजीशन रहती है, वही सारा कुछ रैंक रहता है, ठीक है। तो जैसे ट्रांसफ़र ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट, जैसे आप एक क्लर्क है उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से चेंज करके हमने परचेज डिपार्टमेंट लगा दिया, काम तो वही चीज़ होगी ना, तो वही चीज़ आपकी आ गई ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाओ प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रमोशन का मतलब क्या होगा, प्रमोशन रेफर टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू others with the higher level of authority in promotion, the authority level, the rank, responsibility of employee and prestige improve or increase. Generally with the promotion these in the increase in compensation or salary also. Promotion of clerk to accountant post, सिंपल सी बात है स्टूडेंट। प्रमोशन का मतलब क्या होगा, एक जॉब पोजीशन से उसे हायर जॉब पोजीशन पर जो लगा दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रमोशन। मतलब उसकी जॉब मतलब नीचे होती है, उसे ऊपर वाली जॉब दे दी जाती है, मतलब उसका प्रमोट कर दिया जाता है, तो उसे प्रमोशन कहते हैं। मतलब
जैसे किसी क्लर्क को अकाउंटेंट बना दिया, मतलब उसे ऊपर की तरफ प्रमोट कर दिया और हेड उसका मतलब हेड बना दिया, तो इसको बोलते हैं प्रमोशन। एक इसमें और भी पॉइंट आना चाहिए वैसे, डिमोशन। डिमोशन क्या होता है? डिमोशन का मतलब ये होता है कि अब ऊपर वाली पोस्ट से नीचे वाली पोस्ट की तरफ मूव कर देना, मतलब अकाउंटेंट से क्लर्क की तरफ मूव कर देना। ये तब होता है जब हम बड़ी पोस्ट में, कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होते हैं वो डिससेटिस्फाई होते हैं, हम काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, वो सोचते हैं इतनी बड़ी पोजीशन में ये बंदा काम नहीं कर सकता, इसलिए इसको डिमोट कर देना, तो वो उसे डिमोशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो आपको मैंने बता दिया, क्लियर है डिमोशन। तो स्टूडेंट्स आगे आ जाओ, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में देखो स्टूडेंट्स, व्हेन द कैंडिडेट्स द आउटसाइड, इसमें अब देखो एक्सटर्नल वर्ड नाम से क्लियर है, एक्सटर्नल, पहले था इंटरनल। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वो नहीं आते, आउटसाइड पर्सन आते हैं, आउटसाइडर। जो आउटसाइडर होते हैं वो इनवाइट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन, देन इट इज़ नोन एज इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। स्टूडेंट्स देखो, कोई आउटसाइडर को इनवाइट किया जाता है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आओ और काम करो, तो और हम आप हमें जो भी है बाहर वाले पर्सन को बुलाया जाता है, और जो भी वैकेंट जॉब होती है उसको फिल करने के लिए। वेन एवर अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब पोजीशन इज आर वैकेंट, देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज़ प्रेफर्ड। देखो इसमें यह है, इन अदर वर्ड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन मेट्स इट्स मैन पावर रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्सटर्नल। अब जब हमें बहुत सारे पर्सनों की ज़रूरत होती है तो हम एक्सटर्नल सोर्स को प्रेफर करते हैं। जब एक आधे पर्सन की ज़रूरत होती है तब हम कहते हैं इसी में से किसी को लगा दो। अगर बहुत सारे पर्सनों में ज़रूरत पड़ गई जैसे, तो फिर जिससे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल में ही हम बिलीव करते हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। तो स्टूडेंट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो एडवांटेजेस में क्या आ गया, सबसे पहला पॉइंट फ्रेश टैलेंट। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहला पॉइंट है फ्रेश टैलेंट। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से पर्सन आएंगे, तो बाहर से पर्सन आएंगे तो हमें नया टैलेंट देखने को मिलता है इसमें। उसमें क्या था इंटरनल में कि नया टैलेंट देखने को नहीं मिलता, उसमें क्या है, हमें जो पहले उसका टैलेंट हमें पहले ही पता होता है, इसलिए वो टैलेंट फ्रेश नहीं मिलता हमें। वाइडर चॉइस, हमें ज़्यादा चॉइस और चॉइस देखने मिलती है, मतलब रिक्रूटमेंट से हम क्या है, जितने ज़्यादा पर्सन आएंगे उतने हमें चॉइस करने का मौका मिलेगा। हम पहले इंटरनल में क्या था, जो पहले काम कर रहे हैं उसमें से ही हमें पर्सन को चुनना होता था। तो एक्सटर्नल में क्या होगा, हमें जैसे बहुत सारे पर्सनों को हम अप्लाई करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए कह सकते हैं, तो बहुत सारे पर्सन में से हमें ज़्यादा चूज़ करने का मौका मिलता है, हमें सबसे बेटर से बेटर हमें पर्सन को चूज़ करने को मिलता है, जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिला सके। तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, क्वालिफाइड पर्सनल। देखो स्टूडेंट, क्वालिफाइड पर्सनल में क्या है, बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन गेट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सन। मैनेजमेंट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सन को ही क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा एक रिक्रूटमेंट में। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज, हमें नए पर्सनों से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज देखने को मिलती है, नया अपडेटेड हमें सीखने को मिलता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, इससे क्या होता है, कॉम्पिटिटर स्पिरिट्स में मिलती है, क्योंकि जो थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट व्हेन आउटसाइडर ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेंगे, दिस डेवलप ए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइज। इससे क्या है, फिर जो पुराने एम्प्लॉय हो गए तो उस नए एम्प्लॉय के साथ क्या होगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स मिलेगी। क्या होगा, नए पुराने कुछ नए से सीखेंगे, नए कुछ पुराने से सीखेंगे, जिससे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मिलती है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आगे चलते हैं हम, डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो स्टूडेंट डीमेरिट्स क्या हैं, तो डीमेरिट्स में देखो स्टूडेंट्स, द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गोज़ डाउन और फॉल।
ठीक है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय क्या है, इसमें क्या होते हैं, गोज डाउन फॉल, जो मतलब उनको जो उनके मुराले है वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं, जिस क्योंकि नए एम्प्लॉय का नया टैलेंट देख मिलता है, उन पुराने एम्प्लॉय को इतनी नॉलेज नहीं होती, नए एम्प्लॉय जो नए टेक्नोलॉजी की नई चीज़ों की, तो जिससे मुराले उनके डाउन हो जाते हैं। The new employee may not adjust in the rule and regulation of the organization, which means more chance of the turnover. टर्नओवर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में आना जाना, मतलब रिज़ाइन दे के चले जाना, फिर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाना, इसका मतलब ये होता है। जब नए एम्प्लॉय होते हैं, कई बार क्या होता है, नए एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन को नहीं एडजस्ट कर पाते, जिस वजह से क्या होता है वो रिज़ाइन दे के चले जाते हैं। तो कई जो पुराने होते हैं उनको तो पता होता है कि काम किस ऐसी तरीके से होगा, वो तो एक तरह के कहते हैं कि मतलब बने बनाए होते हैं, कि उनको पता है कि हमने तो जाना नहीं, उन्हें सब चीज़ पता है और एडजस्ट भी करते, क्योंकि उनको तो काफ़ी टाइम हो चुका होता है एडजस्ट करने वाला। पर जो नए एम्प्लॉय होते हैं उनकी अपनी डिमांड इच्छाएँ होती हैं, अपनी सारी चीज़ें होती हैं, जिस वजह से वो एडजस्ट नहीं कर पाते। It is expensive as to invite the outsider apply for the job. Can company have to bear heavy burden of advertising. देखो, ये ज़्यादातर एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव कैसे हुआ? एक्सपेंसिव इसलिए हुआ क्योंकि हम बाहर वाले पर्सन को बुला रहे हैं, तो उसको वो ऐसे तो आएंगे नहीं, तो उसको हमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, पैम्पलेट लगानी पड़ती है, न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है बहुत सारा खर्चा हो जाता है, जिस वजह से हमें इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेंथी प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारा टाइम भी लग जाता है, कई बार हमें अपने मनपसंद का नहीं मिल पाता पर्सन जिसको हमने लगाना होता है, तो प्रोसेस कई बार क्या होता है लेंथी हो जाता है, या फिर कोई उस जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं करता, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। तो आगे देखिए, और कॉमन मेथड पढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो स्टूडेंट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आप लोग बच्चे आप सारे ये बिल्कुल भी घबराओ मत। मैंने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, फिर 5th पूरा कंप्लीट करवा के मैं 6th चैप्टर करा रहा हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे मैं जब चैप्टर कंप्लीट करा दूँगा, फिर मैं स्टार्टिंग में फिर आ जाऊँगा, पहला चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 4th चैप्टर। अब मैं स्टार्टिंग से फिर करवाना चालू कर दूँगा। फिर आपको जैसे आपका बुक में है, बुक में जैसे टॉपिक्स हैं उस हिसाब से आपको मैं करवा दूंगा, जिससे क्या होगा आपको मोर क्लैरिटी होगी। एक बार तो आपने कर रखा है और मैं और ज़्यादा आपको एफर्ट से करवाऊंगा, इससे अब और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो आप 1% भी मत घबराइए स्टूडेंट्स, आप बस पढ़ते जाइए। अगर आप आप लेक्चर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आप नहीं क्लियर कर पाओगे। एक बात और, ये आपको मैं यूट्यूब से लिंक भेज रहा हूँ, इसको क्या करना है आपने, इसको आपने लाइक करना है, और लाइक करके या फिर कुछ कमेंट्स देने हैं जो अगर, और इससे मुझे क्या होगा, ये इसका और मकसद नहीं है, इससे सिर्फ इतना पता चलेगा कि आपने लेक्चर लगाया है, और फिर और मुझे ये पता लगेगा कि ये स्टूडेंट्स मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप लाइक या कमेंट नहीं करते, जिससे पता नहीं लगता कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है कौन सा नहीं पढ़ रहा, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कमेंट या लाइक ज़रूर करें, ठीक है। इससे हमें भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलती है कि हाँ स्टूडेंट लगा रहा है, तो हमें भी पता चल रहा है। नहीं तो यही नहीं पता, क्योंकि हम आपको स्कूल में तो बुला नहीं सकते, ये तो पता नहीं चल रहा है कि स्कूल ये आपको आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, किसने कितना लगा लिया या नहीं। इसलिए आप सबको मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी लेक्चर है, अब मैं आगे जितने भी डालूँगा लेक्चर, आपने सब ने लाइक या कमेंट ज़रूर करना है, जिस वजह से मुझे पता चले कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, स्टूडेंट्स देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स।
अब देखो, अब एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल सोर्स बाहर से पर्सन आ रहे हैं, अब उसमें रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदे अप्लाई करेंगे इतना ज़्यादा हमें मोर चांस मिलता है कि उसे सिलेक्ट करने का, तो इस वैकेंट जॉब को फिल करने का। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसको बोलते हैं? जो स्वीपर होते हैं, पीएन होते हैं, इनका कोई इंटरव्यू नहीं होता स्टूडेंट्स, ये बस ये होते हैं, ये जो मतलब ये क्या करते हैं स्वीपर और पीएन, जब हमें कोई ज़रूरत होती है, आपको पता है झाड़ू लगाना है या कोई मतलब कुछ भी पानी सर्वाइव करना है या कुछ भी, पीएन जो स्वीपर वाले सिस्टम होते हैं, ये इनका क्या है, ये इनको हम डायरेक्ट रिक्रूट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इस पर भर्ती कर सकते हैं। तो इन चीज़ को ध्यान रखिए, जो क्योंकि ये तो अनपढ़ होते हैं, इनको अब इनका इंटरव्यू लेने लग गए तो बस ख़त्म है कहानी। ये तो पहले ही भाग जाएंगे, जो अगर स्वीपर पीएन का काम कर रहे हैं, ये इंटरव्यू क्या देंगे? ठीक है, इसलिए इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद आ जाओ कैजुअल कॉलर्स। अब इसमें ध्यान से सुनो, कैजुअल कॉलर्स में क्या आ जाता है। तो स्टूडेंट, जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन application file in which they keep all the pending applications which the job seeker leave with the reception sometimes the application of suitable candidates who were not selected in previous year selection process are also kept in application file। कैजुअल कॉलर का मतलब सिंपल सी बात है, ज़्यादा आपको ध्यान में मतलब ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो एप्लीकेशन वेटिंग लिस्ट में चल रही होती हैं उसे वो क्या बोलते हैं? कैजुअल कॉलर्स। मतलब कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है, वो आया ऑर्गेनाइजेशन में, अपना रिज्यूम पकड़ाया और रिज्यूम उसको ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन होता है उनका रिज्यूम रख लेता है और उसके रिज्यूम को पेंडिंग में रख दिया जाता है, पेंडिंग लिस्ट में, मतलब वेटिंग लिस्ट में रख दिया जाता है। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब खाली होती है तो उनको कॉल किया जाता है कि आप आ जाओ, कि आप रिज्यूम दे गए थे, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? कैजुअल कॉलर्स। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? सिंपल सी मैं आपको समझा दिया, लाइन आपको नोट करते रहिए इन चीज़ों को। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इन is advertising about the vacant job position. The organization select the media of advertisement, keeping in mind the requirement of job position. For example, the job of an accountant, the advertisement can be given in chartered accountant journal, and for unskilled and lower rank for job position the advertisement can be local and regional newspaper। देखो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग, अब देखो, अब इसका जब अगर हमें बहुत ज़्यादा बड़ी जॉब की पोजीशन में किसी पर्सन को लगाना है तो हमें क्या है, जो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी वो बड़े न्यूज़पेपरों में, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, इन न्यूज़पेपर बड़ी मतलब खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ी जॉब पोजीशन वाले पर्सन होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड भी हाई होता है। अगर हमें छोटी लेवल की जॉब पे किसी पर्सन को लगाना है फिर तो हमें जर्नल मतलब लोकल रीजनल न्यूज़पेपर में भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। स्टूडेंट, एडवर्टाइजिंग आपको क्लियर हो गया होगा, एडवर्टाइजिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एज मिडलमैन बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव वैकेंट जॉब पोजीशन। द जॉब सीकर लीव देयर बायोडाटा एंड डिटेल ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। देखो स्टूडेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या मतलब होता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देखो, इसको देखो, इसका मतलब होता है एक एक्ट करता है मिडलमैन की तरह, मिडलमैन में की तरह एक्ट करता है। ये क्या करता है, जो जॉब सीकर होते हैं, जॉब सीकर मतलब जॉब ढूंढने वाले, वो उनको ऑर्गेनाइजेशन से क्या करता है, मिलवाता है कि हाँ ये बंदा है, ये बंदा मतलब आपको मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उनको मिलवाता है, उनका बायोडाटा देता है, क्वालिफिकेशन देता है, ठीक है। with the employment exchange and when the organization approach employment exchange the suitable candidate are sent। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं।
ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है, ये तो क्लियर हो गया होगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमने बस करना क्या है, एक मिडिल मैन की तरह होता है, जिसमें क्या है जॉब सीकर को ऑर्गेनाइजेशन जो वैकेंट जॉब पोजीशन पे लगवाना होता है। जो जॉब सीकर क्या करते हैं, अपना बायोडाटा, डिटेल, क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दे देते हैं, जिससे कि जब ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन वाले पर्सन उस पर कॉल करके बुला लेते हैं। आगे आता है प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। कई एजेंसियां भी होती हैं जो मतलब क्या करती हैं, मतलब जॉब सीकर्स को का रिकॉर्ड रखती हैं। जॉब सीकर क्या करती हैं, एजेंसियों के पास जाते हैं और एजेंसियों के पास अपना बायोडाटा वगैरह दे देते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी उस जो एजेंसियों के पास जाते हैं कि हाँ हमें इस पोजीशन में जॉब की पर्सन की ज़रूरत है, तो वो बायोडाटा उसी हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं। तो वो फिर एजेंसियाँ उसमें क्या गया कुछ कमीशन चार्ज करती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो वही चीज़ आ गई। तो एजेंसियों का वाला क्लियर हो गया होगा कि वो कुछ कमीशन चार्ज करती हैं या फीस चार्ज करती हैं, जो ये ज़्यादातर प्राइवेट एंटरप्राइज में देखा जाता है। आज जो नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक कैंपस रिक्रूटमेंट। स्टूडेंट्स देखो कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है। Sometime the senior manager of the organization visit various professional college। कैंपस रिक्रूटमेंट सिंपल सी बात है, जैसे आपने कोई भी कॉलेज है, कॉलेज में हाई प्रोफेशनल कॉलेज होते हैं, जैसे एम पी ए जो बड़े बड़े प्रोफेशनल कॉलेज होते हैं, उसमें क्या है इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, ये जब इनकी स्टडी कंप्लीट लास्ट ईयर में कंप्लीट हो रही होती है जा, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ वाले आते हैं, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं, तो उनको सिलेक्ट करते हैं और अपनी कंपनी में ले जाते हैं। तो वो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं कॉलेजेस में, जिसमें क्या है फ्रेश नॉलेज मिलती है, फ्रेश टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल कॉलेजेस, इन चीज़ों में कंपनियां जाती हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे आ जाओ रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉई। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ present employee। Many firm encourages their employee to recommend the name of their relative, friend and other known people to fill the vacant job position। तो हम भी तुम आप देखो आप पहले से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। हम ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर कहता है कि हमें ऐसे इस पोजीशन की जॉब खाली हो गई है, तो हम उस पोजीशन को में किसी पर्सन को लाना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनको कहा जाता है कि आपका कोई दोस्त हो जो जिसने इस जॉब की पोजीशन की डिग्री की हो, या आपका कोई रिलेटिव हो, या आपका कोई नॉन हो, कोई भी पर्सन हो, उसको फिर आप उनको कह के हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लगवाएं। तो वो आप क्या करते हैं, उन पर्सन को कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है जॉब खाली हो गई है, तो आप आ सकते हैं। तो उसका फिर क्या होता है, जब वो पर्सन आता है वो कहता है कि मुझे इस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही काम कर रहा है इसने रिकमेंड किया है, तो उसे क्या बोलते हैं रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। प्रेजेंट एम्प्लॉय का रिकमेंडेशन आता है, तो यही चीज़ इसमें आ जाती है। स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ लेबर कंट्रैक्टर। तो स्टूडेंट आगे देखो लेबर कंट्रैक्टर में क्या है। तो लेबर कंट्रैक्टर में क्या होता है, आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इसको समझाने का एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये आप इसके ऊपर भी एक कहानी सुनो। जैसे क्या है कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट देखो उसमें बहुत सारी लेबर की ज़रूरत होती है। लेबर ऐसे भी नहीं कि 50-60 लेबरों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है, 1000, 2000, 500, 1000 को कम से कम ज़रूरत है। उसमें क्या होते हैं मतलब जो मालदार होते हैं, जिसमें क्या है सिर्फ मतलब माल कोई भी चीज़ को उठा के रखना है, ठीक है। और एक मिस्त्री होते हैं, ठीक है। तो मिस्त्री होते हैं, बार वेंडर होते हैं, मतलब जो कटाई का काम करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारे बहुत सारे उसके अंडर भी बहुत सारी लेबर होती है। तो उनके ना ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर।
वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के आगे 50 लेबर है, 100 लेबर है, 200 लेबर है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट होते हैं तो वो उन कॉन्ट्रैक्टरों से बात करते हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्टरों से जैसे और जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है उनका भी इंचार्ज होता है। तो उनको हम जो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, डीजीएम की पोस्ट होगी, ठीक है, एजीएम की पोस्ट हो गई, ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। तो इनका क्या सिस्टम होता है कि इनका साइट की जिम्मेदारी होती है, जो भी इनको प्रोजेक्ट मिला है इनको टाइम में कंप्लीट करना है। तो अगर मान लो इनको जी काम कराते कराते क्या है कि और लेबरों की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जी आप अपनी लेबर बढ़ाएं और हम इनको सब दिहाड़ी तो आपको मिलेगी, आप लेबर बढ़ाएं। वो अपने जो भी गांव से इन लेबरों को भी इकट्ठा करके लाया होता है, तो उधर भी और फ़ोन कर देता है, यहाँ मैं और ला देता हूँ। तो उनका सिस्टम होता है। तो ये ही सारा किस में आ जाता है, रिक्रूटमेंट में आ जाता है। तो यही एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि काम तो हम चाहे किसी से भी करा रहे हैं, तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी इसी में आ जाता है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर कट समझ आया होगा। तो उसके बाद स्टूडेंट देखो, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। तो स्टूडेंट देखो, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न, हम टीवी के माध्यम से कोई एडवर्टाइजमेंट करा दें, हाँ टेलीकास्ट कर दें कि हाँ भी हमारी किसी चैनल में टेलीकास्ट कर दें कि हाँ हम मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये यहाँ पे स्थित है और हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में इस जॉब पोजीशन के वाले पर वैकेंट जॉब खाली है और इसमें जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग और टेलीविज़न हो गया। वेब पब्लिशिंग, मतलब कोई हमारी कंपनी की साइट है, हम अपनी साइट में एडवर्टाइज कर सकते हैं कोई वैकेंट जॉब के लिए। हम नेट के राही, इंटरनेट के राही हम अपना क्या कर सकते हैं, जॉब सीकर्स को कह सकते हैं कि हमारा साइट में जाइए और साइट में आप हमारे जो भी कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो साइट में आप फॉर्म फिल करके आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में ये आ जाता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो आपको आज क्लियर कट समझ आ गया होगा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और इंटरनल रिक्रूटमेंट। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब डिफरेंस पूछा, ये डिफरेंस बताइए इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में डिफरेंस क्या हुआ, अब आपने पूरा कंसेप्ट समझ लिया तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। पहले तो आप सिंपल सी बात बताइए, इंटरनल रिक्रूटमेंट किसको लिया जाता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को। पर जो एक्सटर्नल होता है वो आउटसाइडर को लिया जाता है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट, इसमें टाइम लेस होता है, इंटरनल में उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये भी क्लियर हो गया। इकॉनमी, इसमें क्या होता है, इसमें जो दिस प्रोसेस इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ सर्चिंग एक्सटर्नल, मतलब इसमें पैसा कम लगता है, इसमें पैसा ज़्यादा लगता है। क्वालिटी, क्वालिटी में क्या है, दिस इज़ देयर इज़ ए लिमिटेड चॉइस, चॉइस कम मिलती है, जो पहले से ही है उनमें से ही चॉइस का से, इसमें हमें वाइडर चॉइस मिलती है, इसमें क्वालिटी हमें ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। मोराले ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इसमें क्या है, द मेथड बूस्ट अप द मोराले ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिकॉज एग्जिस्टिंग स्टाफ गेट चांस ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन होने के चांस ज़्यादा मिल जाते हैं। इसमें मोराले कम होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि ग्रोथ नहीं हो पाती हो, वो जो एम्प्लॉय जो ही काम कर रहा है वो उसी काम के लायक रह जाता है, क्योंकि वो उसको नई चीज़ों का नहीं पता चलता है, इन चीज़ों ग्रोथ नहीं हो पाती, जिस वजह से उनका जो मोरल वैल्यू है मोरल कम हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट, मैं वही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जिस वो पर्सन मतलब स्टूडेंट्स क्लास लगा रहे हैं, अब मैं आपको डायरेक्टली नहीं देख पा रहा कि आप कौन कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, तो प्लीज़ अपने कमेंट करें। अगर कमेंट करने पे कोई डाउट हैं, उस डाउट कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि ये डाउट है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो नाइस लिख के भेजें, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिससे मुझे क्या होगा, पता चलेगा कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। तो और यही चीज़ है, यही मतलब माध्यम है, मैं आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूँ
कि आपको बेस्ट से बेस्ट करा सकूं। और इतनी बात ज़रूर कहता हूँ, जो उससे पहले मैंने लेक्चर और तरीके से भेजे थे वो ही मैं ही पढ़ाऊँगा। अब शुरू से पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे लेक्चर मैं पढ़ाऊँगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पहला लेक्चर भी मैं पढ़ाऊँगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, सारे लेक्चर पढ़ाऊँगा। आप 1% भी टेंशन ना लें और हमेशा मेहनत करते रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।